बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वलीम। मखसूस सीटों से हाथ धोने और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की धमकियों के बीचों बीच इमरान खान साहब ने एक बार फिर से सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब की तरफ से 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान एक ऐसे वक्त में हमारे सामने आया जब पार्टी पहले ही अंदरूनी इख्तलाफात में उलझी हुई है। सवाल उठता है कि क्या वाकई PTI इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई एहतजाजी तहरीक चला सके, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी कई जलसे जलूस करके देख लिए। 26 नवंबर की फाइनल कॉल से भी मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। इमरान खान साहब रिहा हुए, ना ही पॉलिटिकल स्पेस मिल सकी, यानी सिवाय सिस्टम की नाराजगी के कुछ भी हासिल ना हो सका। तो एक और एहतजाजी तहरीक चलाने से क्या कुछ हासिल हो पाएगा, या फिर जो कुछ पास है वो भी हाथ से जाएगा? एक तरफ PTI एहतजाज की तैयारी कर रही है, वहीं पार्टी की जेलों में कैद सीनियर सियासी रहनुमा खत लिखकर इमरान खान साहब की मौजूदा पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ताकतवर हलकों की बजाय सियासी जमातों यानी हुकूमत से बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। इस खत की हकीकत पर सवालात अपनी जगह, मगर सवाल यह भी है कि क्या वाकई PTI के अंदर ये सियासी तकसीम मौजूद है कि हालात का तकाजा मुज़ाहमत नहीं बल्कि मुफाहमत है। सिर्फ PTI के रहनुमा नहीं बल्कि सियासी मुखालिफ ख्वाजा साद रफीक भी यही मानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में PTI एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ मखसूस सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने के बाद अली अमीन गंडापुर को घर भेजने की बातें भी शहरे इक़्तिदार में हो रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हों या फिर लीगी रहनुमा अमीर मकाम, वो बार बार कह रहे हैं कि KP असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। अगर हम KP असेंबली में नंबर गेम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 93 वोट मौजूद हैं, जिनमें 35 अराकीन वो हैं जो मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं, जबकि ऑपोजिशन की तादाद 27 से बढ़ के अब 52 हो गई है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए ऑपोजिशन को 21 वोटों की मजीद ज़रूरत है। अगर ऑपोजिशन 21 अराकीन को अपने साथ मिला ले या हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए तो KP हुकूमत को गिराया जा सकता है। सवाल यह है कि जो मनाजिर हमें 26वीं आईनी तरमीम के वक्त देखने को मिले, क्या वो KP असेंबली में देखने को मिल सकते हैं? आज तो इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में भी सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को कराने का शेड्यूल जारी कर दिया कि पिछले 16 महीनों से ताखीर का शिकार था। यह भी कहा जा रहा है कि इन इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। सवाल यह है कि हुकूमत आए रोज ताकतवर हो रही है तो PTI उसके रास्ते में कैसे खड़ी होगी? इसी के ऊपर हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। स्टूडियोज में हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करूंगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा बैरिस्टर साहब कि तहरीक आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, इस तहरीक का दायरा क्या होगा? क्या ये तहरीक पूरे मुल्क में चलाई जाएगी या कुछ मखसूस हिस्से इसका टारगेट होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे तहरीक का तो खान साहब पहले ऐलान कर चुके हैं कि 9वीं 10वीं मुहर्रम के बाद, और मैं समझता हूँ कि तहरीक का चलना नविश्ता दीवार है और उसने होना है। अब उसका दायरा कार ज़ाहिरी बात है, मोटी मोटी चीज़ों में अगर बात करें, इमरान खान साहब कह चुके हैं हमने इस्लामाबाद नहीं आना। इस्लामाबाद क्यों नहीं आना? यहाँ निहत्ते कारकुनों पर पहले गोलियाँ चलाई गई। अब उसको रीशेप किस तरह से कर रहे हैं? ज़ाहिरी बात है कि ओवरऑल पार्टी ने पहले 2 दिन पहले भी पार्लिमानी पार्टी ने इस पर नशिस्त की, अली अमीन, सलमान अकरम राजा इस पर जो है ना डिलिब्रेशन कर रहे हैं। ओवरऑल जिस तरह का जो अभी तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये ज़िले लेवल का एहतजाज होगा और इसमें तमाम आपकी तंजीमें इन्वॉल्व होंगी और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान मैं समझता हूँ एक वक्त में एहतजाज होना एक बहुत बड़ी बात होगी। सही है। नहीं तो इसमें कोई, आप बैरिस्टर साहब ऐसा कोई प्लान है आप लोगों का कि बस एहतजाज होगा, मुख्तसर वक्त के लिए होगा, या धरने की सोच भी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है? देखिए अभी तो ये पार्टी इसकी क्योंकि मॉडलिटी इसको फाइन ट्यून कर रही है। देखें जब ज़िले की लेवल पे होता है तो उसमें बहुत सारी ऑप्शन होती है, क्योंकि ज़िले में जो तंजीम होती है आपकी कोई एक जगह पे तो नहीं बैठी होती ना, डाउन टू यूनियन काउंसिल लेवल तक है। तो वो थाने के लेवल पे करते हैं, तहसील के लेवल पे करते हैं, मेन शाहराहों पे एहतजाज करते हैं, किस तरह से करते हैं इसको आने वाले वक्तों में फ़ाइन ट्यून करेंगे। लेकिन जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी साहब,
उन्होंने तो कह दिया है कि अगर आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया तो जो 26 नवंबर पे सख्ती हुई थी ना, उससे ज़्यादा सख्ती से रियासत आपके साथ निपटेगी। देखिए 26 नवंबर में तो कत्लेआम हुआ था ना, देखें उसका खून तो मुस्लिम लीग नून के सर पे है, वो आज नहीं तो कल उन्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। देखें इमरान खान साहब देखें अपने वोटर के लिए अगर इतनी बड़ी लड़ाई ले सकते हैं, 8 फरवरी की लड़ाई को इमरान खान की ज़ाती लड़ाई तो नहीं है ना, वो लड़ाई है बुनियादी तौर पर इस अवाम के जो मैंडेट की तौहीन की गई है। तो अगर उसके लिए, उस तौहीन के लिए इमरान खान साहब खड़े हो सकते हैं और आज तक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो अपने वर्कर के खून के लिए किस हद तक जाएंगे। लेकिन बैरिस्टर साहब बेहतर नहीं था कि जो 26 नवंबर के बात हो रही है, वो जो कुछ हुआ वो यकीनी तौर पे पूरे पाकिस्तान को पता है, उसके बहुत बड़ी बड़ी मामलात आगे हमारे सामने आए। लेकिन 24 नवंबर की तारीख भी हमारे सामने आती है कि जब इमरान खान साहब से ये खबरें हैं कि मामला तय पा गए थे, तो क्या वजह थी कि 26 नवंबर तक आप वहाँ पर रुक गए? गड़बड़ कहाँ पर हुई जब 24 नवंबर को मामला तय हुए थे? देखिए जो इस वक्त डिफरेंट फैक्टर्स एट प्ले होते हैं। देखें इमरान खान की एक्सेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखें जिस तरह के मामलात बताए जाते हैं और जिस तरह की बात बैरिस्टर गौहर करते हैं कि जिस तरह से उनको लूप में लिया गया, अगर इतना होता तो फिर फिलफोर मुलाकातें भी होनी चाहिए थी, इमरान खान का कोई पैगाम आ जाना चाहिए था, तो ये चीज़ें और बेहतर तरीके हो सकती थी। जिस तरह से संगजानी का ऑप्शन कहा जाता है, तो वो क्यों नहीं अवेल हुआ? वो इसीलिए नहीं अवेल हुआ कि जब कम्युनिकेशन गैप हो। और हुकूमत वक्त करती क्या है कि जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट हो, कोई चीज़ इस मुल्क में होने वाली हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, कोई हो, इमरान खान की एक्सेस ब्लॉक कर दी जाती है। अब कल भी देखें मुलाकात का दिन था, जुमेरात के दिन तमाम लीडरशिप बाहर गई हुई, मगर नहीं मिलने दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? कि खान साहब क्या आवाज़ बाहर ना आए। तो मतलब इस जबर का माहौल को कायम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये जो संगजानी वाले ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो कम्युनिकेशन गैप खान साहब से थोड़ी ना था। वो तो ये कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी अपनी राय दे रही थी कि इमरान खान साहब का हुक्म ये था, अली अमीन गंडापुर साहब अपनी एक राय दे रहे थे कि नहीं हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो बेसिक तो ये पार्टी के अंदर मसला बना ना। पार्टी के अंदर डिस्कशन होना एक और बात है, मगर इमरान खान का हुक्म पहुंच जाना और उस पर ना अमल होना एक और बात है। देखें बेसिकली इमरान खान का क्या मैसेज आगे तक कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ? क्या इमरान खान ने फाइनली डिसाइड कर लिया हम संगजानी पे बैठ जाते हैं? तो इस पर तो सारे साइलेंट है। ठीक है, लेकिन अभी एक और भी बड़ा क्वेश्चन रेज हो रहा है। अलीमा बीबी को भी मैं सुन रही थी, अभी आपने भी इसको तस्दीक की इसकी कि अली अमीन गंडापुर साहब और सलमान अकरम राजा साहब ने गालिबन पूरा तहरीक का एक प्लान जो है उसको फिलहाल मुरतब कर लिया है। गंडापुर साहब को तो इमरान खान साहब ने कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं थी। हमें याद है कि पिछले जब इमरान खान साहब ने कहा कि जी 2 हफ्तों के लिए हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं, जब ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी मैं खुद करूँगा सारे, और ये 2-4 लोग हैं, उमर अयूब साहब का नाम उन्होंने लिया, उन्होंने राजा साहब का नाम लिया। लेकिन गंडापुर साहब को तो उन्होंने कहा था कि आप सूबे के मामला को देखें। तो अभी अली अमीन गंडापुर साहब की जो इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, वो किन बुनियादों पर है? देखिए पॉलिटिकली देखें अली अमीन की एक प्रेजेंस है, वो सूबे के सीएम है। अली अमीन को आप खाली सूबे की हद तक तो नहीं महदूद रख सकते। ज़ाहिरी बात है जब आप कह रहे हैं कि तंजीमों ने निकलना है, तो तंजीमों के साथ किन ने निकलना है? MNAs MPs ने भी निकलना है। तो MPs डायरेक्टली किसके अंडर है? अली अमीन के अंडर है। तो ज़ाहिरी बात है उनका रोल तो एक आना ही आना है। और जब एक पूरी आप तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, ये फिर 1-2 दिन का इवेंट तो नहीं होता ना, उसका शायद स्लो बिल्डअप बने। अब देखें कुछ जलसे जुलूस भी करने पड़े, तो एक डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। क्या ऐसे इशारे मिलना दुरुस्त है कि हो सकता है पॉलिटिकल मूवमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े और हो सकता है कोई बड़ी शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब के पास चली जाए? मैं नाम भी ले लेती हूँ, नवाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है कि शायद वो खान साहब से मिलना चाह रहे हैं, जाके मामला को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। चौधरी निसार साहब का भी नाम आ रहा है। तो इस पर PTI का क्या रद्द अमल है? नहीं देखें इस तरह की बातें तो चल रही हैं, मगर मैं समझता हूँ फिर जो लोग ये बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या इमरान खान साहब तमाम चीज़ें भूल जाएंगे 8 फरवरी का इलेक्शन और खाली अपनी रिहाई के लिए क्या सब कुछ कुर्बान कर देंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि ऑन कार्ड्स नहीं है। ये जो एक दरमियानी रास्ता है, नेशनल गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, इसमें तो इट्स ऑब्वियस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फिर शामिल किया जाएगा। अगर कौमी हुकूमत बनती है तो हो सकता है इमरान खान साहब की मेज़ पे अगर ये ऑप्शन आता है तो शायद वो अवेल कर लें, शायद इसका दरमियानी रास्ता को निकल आए। अच्छा देखें मेरी अपनी एक रीडिंग है ओवर द पीरियड। देखें 9 मई के बाद जितना मैंने इमरान खान को रीड किया है, इमरान खान साहब अब इस मुल्क में कोई इस चीज़ के लिए
स्ट्रगल नहीं कर रहे कि उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठना है, मतलब उन्होंने एक टेन्योर गुजार लिया है, ठीक है। वो देख रहे हैं कि उन्हें फ्यूचर में हिस्ट्री किस तरह से जज करेगी, और वो हमेशा से कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री काउंट हूँ। तो वो कभी भी इस किस्म का कदम नहीं उठाने वाले कि जी मैं किसी नेशनल गवर्नमेंट में मेरी पार्टी हिस्सा बन जाए। देखें, इक़्तिदार की तो जंग नहीं है कि 20% पाकिस्तान हमारे हवाले कर दें या 50% हमारे हवाले कर दें। हमारी लड़ाई क्या है कि लोगों को एम्पावर करें, विल ऑफ द पीपल काउंट हो, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब तक कायम रहेगा? वो तब तक कायम रहेगा जब लोगों की राय अहमियत रखेगी, और उसी राय को अहम बनाने के लिए सारी लड़ाई। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, लोगों की राय की। ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के बैरिस्टर साहब मुझे बताएं, कल इमरान खान साहब को 700 दिन हो जाएंगे जेल के अंदर, और इमरान खान साहब जिस कॉज के लिए खड़े हैं, दिल पे हाथ रखें और बताएं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरशिप दयानतदारी के साथ उस कॉज को आगे लेके बढ़ रही है? देखिए, हर किसी के कैपेसिटी इश्यूज़ होते हैं। एक तो नेचुरली देखें ना, सारों को आप इमरान खान साहब के कद से ना नापें। फिर साथ देखें, लोग कहीं इस सिनेरियो को तो सोच भी नहीं, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते कि जिधर आज पीटीआई खड़ी है। लोगों का जनरली क्या ख्याल था कि हम वोट डालेंगे, इमरान खान रिहा होएगा, और लीडरशिप को भी यही यकीन था कि वोट हमें पड़ेगा और इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ये तो जो अब ये 2 साल 1.5 साल का पीरियड है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, और आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लीडरशिप उस तरफ ट्यून हुई है। और अब मैं समझता हूँ वो स्टेज आ गई है कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, जो इमरान खान साहब तहरीक कह रहे हैं उसको इंशाल्लाह ताला लीडरशिप पूरे तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, लेकिन बार बार डायलॉग की भी बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डायलॉग से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोक रहे हैं कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने? मुझे याद है कि जनवरी के महीने में इमरान खान साहब को बड़ा जोर दिया गया था, तो इमरान खान साहब ने कहा था कि आप अपना शौक पूरा कर लें, जो लोग पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करना चाह रहे हैं। क्या वजह है कि पीटीआई अब पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने के लिए तैयार नहीं है? वजूहात क्या है? अच्छा, देखें, बात है, देखिए, ये नहीं है कि ये तासुर भी मैं समझूंगा कि गलत है कि पीटीआई का शायद रवैया ऐसा है कि वो पॉलिटिकल कुव्वतों से बात नहीं करना चाहती। अच्छा। देखिए, पीटीआई भी पॉलिटिकल जमात है, वो दूसरी तरह जमातों की तरह सोचती है, और उन्हें भी पता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस का एक अहम हिस्सा होता है डायलॉग। जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब वगैरह ने लेटर लिखा, वो कोई लोग उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद डिसेंट है, वो इमरान खान साहब की ओपिनियन से डिसेंट। अच्छा, वैसे खत मुझे ये बताइए कि मतलब पीटीआई ऑन कर रही है उस खत को, क्योंकि वो उसको बड़ा डूबियस करार दिया जा रहा है। कुछ कह रहे हैं नहीं, पीटीआई वालों की लीडरशिप ने नहीं लिखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बस कहीं और से आया। नहीं, देखें, लोग एक परसेप्शन बनाई जा रही है। ऑन करते हैं वैसे नहीं, एक खत की डायनामिक समझ लें। लोग क्या परसेप्शन दे रहे हैं कि जी लोग जेल में कैद हैं, वो अलग-अलग बैरिक्स में हैं, तो खत किस तरह से साइन हो सकता है? भाई वो समझ नहीं रहे कि इन कैदियों का, इन 4 हमारे 5 पॉलिटिकल लीडर्स का जेल ट्रायल भी चल रहा है। वो रोज़ सुबह 9 बजे जेल के अंदर अदालत के सामने पेश होते हैं। वो 9 से 3-4 बजे तक इकट्ठे होते हैं, उनमें मुलाकात होती है, उनमें बीच में वकला भी जाते हैं, दूसरे मिलने वाले भी जाते हैं। तो ख़त का बाहर आना कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बात यह है कि देखें, बात करना भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है, मगर बात की सीरियसनेस कब आएगी? बात है, देखें, अभी आपकी उन्होंने ताज़ा रिजर्व सीटें छीनी हैं, और मैसेज क्या दिया है कि इमरान खान किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है। मतलब जिस तरह का, देखें, आइन कहते हैं ना, री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51 को क्लियरली पढ़ के देख लें। आर्टिकल 51 का 6 नहीं कहता प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की रिव्यू का फैसला अक्कासी करता है? जब इस तरह की सोच बन जाए तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है। मीनिंगफुल डायलॉग तभी होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाएगी, और एक सिस्टम को जब हीट फील होगी तो अल्टीमेटली डायलॉग का रास्ता खुलेगा। आप कैसे सिस्टम को हीट फील कराएंगे? वहाँ पे हीट फील कराने की कोशिश की आपने पंजाब असेंबली में, वहाँ पे उल्टा पीटीआई को उन्होंने हीट फील करा दी है। वो इजलासों पे पाबंदी लगा दी है और रेफरेंस भी उन्होंने भेज दिया है। सड़क पे आने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है। बैरिस्टर साहब, तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं सख्ती से हम निपटने के लिए तैयार है। मखसूस नशिस्तें आपकी छीन ली हैं। पीटीआई के लोग अंदर से लड़ाइयाँ करते हैं, वो ड्राइंग रूम में आपस में हल करने की बजाय पब्लिक में आ जाते हैं, पब्लिक में आके बात करते हैं। हीट तो तब फील होती है जब आप में यूनिटी हो। तो आपको तो तितर बितर उन्होंने कर दिया। देखें, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। देखें, पंजाब असेंबली वाला जो काम इन्होंने किया है ना, इन्होंने जो लूली लंगड़ी जमहूरियत, जो वैसे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी थी, उस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी को दिखा दिया ये कंट्रोल्ड भी नहीं है, ये शैम डेमोक्रेसी है। इधर किसी और का ऑर्डर चलता है कि एक मलका आलिया के सामने आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो वो आपको बाहर बिठा देंगे। अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे बैरिस्टर साहब। देखें,
पार्लियामान में इमरान खान साहब की पहली तकरीर पे क्या हुआ था, आप वो ख़ुद देख लें। देखें, गैर शाइस्ता अल्फाज दोनों तरफ आइल्स के इस्तेमाल होते हैं। नेशनल असम्बली की एग्ज़ाम्पल देख लें, बिलो द बेल्ट बात की एक रुकन ने मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो उन्होंने माजरत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। हमारी तरफ से बात हुई, हमारे रुकन ने माजरत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। ये तो स्पीकर का जॉब होता है। स्पीकर में इतना कद काठ और दम होना चाहिए कि वो मामला फहमी से मामलात किस तरह चला। ये तो पावर इस्तेमाल नहीं होती। पावर ये होती है कि आप पे सीट पे बैठे हुए बगैर डंडा चलाए आप चीज़ों के फैसले कराएं। देखिए, इस तरह के इलीगल ऑर्डर पास करने से क्या होता है, आप तो इलीगल है। मैंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया, आइन के अंदर दर्ज है कि मैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल 15 सिटिंग्स के लिए आप जो है ना बंदे को टर्मिनेट, आप तो बेसिकली उससे उसकी नुमाइंदगी का हक ही छीन रहे हैं ना। तो जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आप बेसिकली तहरीक इंसाफ को क्या कह रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत की कोई अहमियत नहीं है। तो फैसले फिर सड़कों पर ही होने। फिर तहरीक वाली बात ठीक है ना, तो उस मौक़िफ़ की तो ये खुद तकरीयत कर रहे हैं। ऊपर भी मुखालफत और हिमायत भी आ रही है। पीटीआई का अक्सर मौक़िफ़ ये है कि हमें मुज़ाकरात के लिए रास्ता अपनाना चाहिए। इमरान खान साहब क्या रुकावट है इन मुज़ाकरात में? नहीं, ये फिर देखें, ये फिर इमरान खान साहब को वो समझ ही नहीं रहे। देखें, इमरान खान साहब ने कब कहा है कि पॉलिटिकली डायलॉग नहीं होना चाहिए। बात है कि डायलॉग करना है रेलेवेंट स्टेक होल्डर से करना है। नहीं मतलब आप और देने वाली बात तो वो केपी असेंबली में चली जाएगी, तो वो दे दे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान साहब के माथे पे शिकन भी नहीं आएगा। ये केपी की हुकूमत भी ले लें, क्योंकि देखें वो उन पॉलिटिक्स में नहीं है, वो एज रिफॉर्मर काम कर रहे हैं। तो रिफॉर्मर की जब आप स्टेज पे चले जाओ तो ये वाली पॉलिटिक्स इररिलेवेंट। आखिरी 30-40 सेकंड है, मुझे बताइए बैरिस्टर साहब, अलीमा बीबी जो हैं उनका स्टेटस क्या है? वो बेहंगा इमरान खान साहब की हमशीरा कोई भी बात करती हैं या फिर उनका पीटीआई से कोई एक वाबस्तगी है? देखें, वो हमशीरा हैं, अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है और उसी चीज़ के लिए वो एफर्ट कर रही हैं। उनके कोई पॉलिटिकल गोल्स और एम्बिशंस नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब कोई पॉलिटिकली उन्हें जो है ना कोई फ्यूचर में भी कोई टास्क देंगे। अच्छा, अली अमीन गन्नापुर साहब और सलमान अकबर साहब ने जो तहरीक का प्लान बनाया, अलीमा भी कह रही थी कि वो उस प्लान से मुतमईन है। इसका मतलब ये है कि कोई भी तहरीक शुरू करने से पहले उनसे डिस्कस किया जाएगा, उनको चीज़ें बताई जाएंगी, मंदरजात वगैरह। हो क्या रहा है कि खान साहब की पॉलिटिकल एक्सेस पिछले 8 महीने से ब्लॉक है। जब से 26 नवंबर हुआ है, किस पॉलिटिकल लीडर को खान साहब से मिलने दे रहे हैं? उमर अयूब साहब दूसरे तीसरे बाहर जा के वापस आते रहे। तो ये एक वाहिद मीडियम है जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आती है जाती है, और एक ऐसा मीडियम है जिसको पब्लिक भी ट्रस्ट करती है। देखे ना, ये भी देखना है ना कि लोग भी तो समझे ना कि जो बात बाहर आ रही है वो खान ही की है। तो ये मीडियम है कम्युनिकेशन का। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमर नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में सियासी कशमकश बढ़ती दिखाई दे रही है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत मिलने पर खुश है तो पीटीआई दोबारा से सड़कों पर आने का इंदिया दे रही है। एक तरफ हुकूमत मुफाहमत का दर्स देती है तो दूसरी तरफ ओपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए हर हरबा भी आजमा रही है। यानी बयानात में नरमी मगर एक्शंस में सख्ती है। क्या इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जा सकता है? एक तरफ वजीर आजम पीटीआई को खुलेआम मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो दूसरी तरफ जैसे ही पीटीआई मशरूत मुज़ाकरात की बात करती है तो जवाब आता है कि ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। क्या इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जा सकता है? जब सियासी मुफाहमत की बजाय खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गिराने की बातें हों, तहरीके अदम एतमाद के मंसूबे और गवर्नर राज लगाने की धमकियां हों, तो वहां सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आइन और कानून कहता है कि हर जमात को उसके मैंडेट के मुताबिक नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पीटीआई शोर मचा रही है कि उसके हिस्से की मखसूस सीटें भी हुक्मरान इत्तेहाद में बांट दी गई, मगर कौन सुनता है? क्या इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस रिजर्व सीट्स पीटीआई को देने का हुक्म देते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन टस से मस नहीं होता। फिर उसी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस ये सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को देने
देने का कहते हैं तो तफसीली फैसला आने से पहले इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर देता है। क्या इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जा सकता है? ऑपोजिशन अपना हक लेने के लिए अगर सड़कों पर निकले तो क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, FIRs उनका मुकद्दर बनती हैं। अगर वो असेंबली में एहतजाज करें तो स्पीकर उन्हें नाअहल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच जाते हैं। या फिर क्या इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जा सकता है? सियासी जमातों के झगड़ों ने कौमी इदारों को छोड़ा, ना ही अदलिया को। अजब रस्म चल निकली है, अगर फैसले हक में आए तो हक सच की फतह, अगर खिलाफ आए तो इंसाफ के पलड़े बराबर नहीं, तो क्या इसे जमहूरियत का हुस्न कहा जा सकता है? ऑपोजिशन तो जमहूरियत का हुस्न होती है, मगर जब एक जमात को मुकम्मल तौर पे निज़ाम से बाहर करने की सोच गालिब आ जाए तो ये जमहूरियत की कौन सी शक्ल है? जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं, लेकिन अगर अवाम को वोट देने से पहले ये बता दिया जाए कि फलां पार्टी मकबूल है मगर कबूल नहीं, तो फिर इंतखाबात का मकसद क्या रह जाता है? इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। दुरानी साहब, कल इमरान खान साहब को 700 दिन हो जाएंगे अडयाला जेल में कैद हुए और तकरीबन 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मूवमेंट भी शुरू करने जा रही है। क्या किसी भी सियासी तहरीक के लिए मौजूदा हालात आपको साजगार महसूस हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखें, जहाँ तक मौजूदा हालात का ताल्लुक है, मौजूदा हालात में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो किसी तहरीक के लिए होते हैं। इस वक्त आप ऊखत गुर्बत से नीचे लोगों का हाल देखें, लोगों की जो बेरोजगारी का परसेंटेजेस देखें, मतलब 22% लोग जिस मुल्क के अंदर बेरोजगार हों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक खत गुर्बत से नीचे 44% लोग रह रहे हों, और यही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक के पिछले 2 सालों में 30% इनकम जो है वो हर शहरी की कम हो गई है। तो ये सब चीजें, और अला हाज़िल के आज जितने बच्चे स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं, जो भी इस वक्त की सूरत हाल है, ये सब वो चीजें हैं जो आवाम के अंदर अनरेस्ट पैदा करती हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो इस वक्त हुकूमत जिस चीज पे बैठी हुई है, वो एक तो पेज के ऊपर बैठी हुई है कि एक पेज है उसके ऊपर वो बैठी हुई है, दूसरा वो कहते हैं हम हाइब्रिड पे बैठे हुए हैं। और हाइब्रिड के बारे में बड़ा अच्छा हमारे एक इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि जी हाइब्रिड तो कोई निज़ाम नहीं होता, ये तो जुगाड़ होती है। तो जुगाड़ पे चलती हुई हुकूमत जो है वो तो मुतमईन नहीं रहती है। और तीसरी बात यह है कि अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब आपने अदलिया के दरवाज़ों को बंद कर दिया है, जब आपने पार्लियामेंट को बेबस कर दिया है, जब आपने मुल्क का पूरा जमहूरी निज़ाम जो है वो इस वक्त सस्पेंडेड है, ऐसी सूरत हाल में यकीनन किसी तहरीक को चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो चलता हुआ निज़ाम है उसको चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। देखते हैं कौन सी चीज ज्यादा चलती। ठीक है दुरानी साहब, आप माजी में भी बेशबहा ऐसे मौके गुजरे हैं जहां पर आप ये कहते रहे हैं कि कौमी हुकूमत के ऊपर बात होनी चाहिए या कौमी हुकूमत के ऊपर सोचा जा रहा है। अभी पिछले तकरीबन 24 से 30 घंटों के दौरान बेशबहा ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं जिसमें ये नज़र आ रहा है कि क्या वाकई कोई ऐसी चीज़ होने जा रही है। अगर कौमी हुकूमत बनती है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के मामले में आप क्या समझते हैं, उनकी कितनी रजामंदी इसके अंदर शामिल होगी? देखिए, हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये आज भी यही कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि एक इदारे की डायनेमिक्स को समझें, वो उस इदारे को पोजेस करने की कोशिश करते हैं जो अपनी जगह पे एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो आज ये एक स्टाइल में इस वक्त एक जो ठहराव आया हुआ है, एक लल आया हुआ है पूरे सिस्टम के अंदर, वो देखें 2 तरीके से टूट सकता है। या तो गैर मामूली तदब्बर और हिकमत का मुजाहरा करे सियासतदान और वो आगे बढ़ के अपनी ज़ात के मफाद और अपनी बैरूनी ममालिक में पड़े हुए जो उनके वसाइल हैं उनके मफाद से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना शुरू कर दें तो आवाम के दिल में आ जाएंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर खुदा न खास्ता ऐसा भी होता है कि ऐसा स्टेलमेट जो होता है उसको तोड़ने के लिए किसी झटके, किसी हादसे की ज़रूरत होती है। तो हम जो है, हमारे इस वक्त जो सियासतदान हैं वो कम अज़ कम हुक्मरान जो हैं वो तो ये चाहते हैं कि इसी तरह चलता रहे सब कुछ
और उनकी जो जुगाड़ लगी हुई है वो लगी रहे और अल्टीमेटली जो है वो इस जुगाड़ के जरिए जो है हकीकत बन के सामने आ जाए। लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ करता, थिन एयर पे कोई चीज नहीं लिखी जाती। अवाम में गैर मकबूल हकीकतें जो होती हैं के जरिए हकीकत नहीं बनती और ना ही बन रही है इस वक्त की। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। देखें, इतनी बड़ी हमने कामयाबी हासिल की है इंडिया के साथ, जो ये सारा एक टकराव की कैफियत बनी थी। हमें दुनिया भर में अल्लाह ने इज्जत दी है, उस इज्जत को हमने अवाम के अंदर कैसे रेसिप्रोकेट किया है कि हम फैसला ले आए हैं जनाब कि जी सीटें खत्म। हमने अवाम की राय को मजीद तजलील करने के एहतमाम। और मैं अब आपको बता दूं, 26वीं तरमीम करने वालों को बहुत जल्दी ये जो है KPK सूबा पेश करने की कोशिश करेंगे। उसका नतीजा क्या होगा? मतलब अगर KPK उन लोगों को गिफ्ट में देने की, गिफ्ट हैम्पर में डाल के देने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपनी सियासत और अपनी जमहूरियत को कुर्बान करके उसको पास करवाने में किरदार अदा किया, तो उस सूरत में KPK के सूबे के अंदर वो फिर मतलब जो की मौजूदगी में भी वो अपने आप को महफूज नहीं तस्वर करेंगे। तो अब ये वो हकीकतें हैं जो कि नजर आती हैं। और दहशतगर्दी का चैलेंज जिस पे इंडिया ने फुल एक्सीलेटर दबाया। लेकिन दुरानी साहब, आप ये जो KP असेंबली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो बातें की जा रही हैं, फैसल करीम कुंडी साहब भी कह रहे हैं कि हम अदम एतमाद ले आएंगे। गो के विफाक ने इसकी जो है वो तरदीद की है, तायद नहीं की। एक तरफ बलोचिस्तान के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसमें अगर इस किस्म की नौयत का कोई कदम उठाया जाता है, जैसे KP असेंबली के अंदर वो कह रहे हैं जी अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं, तो ये इसके मुज़म्मिरात कितने संगीन हो सकते हैं? देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि ये मुज़म्मिरात तो ये होंगे कि अगर ऐसा करेंगे तो आइंदा जो हुक्मरान बनने के आएंगे KPK के अंदर, वो हुक्मरान अपने कदमों फिर भी नहीं सकेंगे। मतलब ये है कि वो इतनी बड़ी मतलब एक गलती करेंगे और हत्ता कि जो लोग उनके साथ लोटे बन के जाएंगे वो भी लुट जाएंगे हकीकत पे, सियासी तौर पे। लेकिन अब लालच ऐसी है, हुक्मरानी का शौक इतना है कि मतलब हुक्मरानी के शौक में 26वीं आईनी तरमीम पास करवा दी हमने। अब इस सब के नतीजे में ये है, देखिए बात चीजें होती हैं जो सिस्टम की जरूरत होती है, आप उनको पास करते, लेकिन पूरे सिस्टम को जब आप क्लैप्स करा देते हैं, पूरे जमहूरी निज़ाम को जब आप उसकी जड़ों को हिला देते हैं, तो वो हिलती हुई बिल्डिंग जो होती है उसके नीचे जरूरी नहीं दुश्मन आए, आप भी उसी बिल्डिंग में बैठे होते हैं, आपके ऊपर भी वही बिल्डिंग आके गिरती है। तो इस वक्त पूरा जो जमहूरी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया है हमारी हुकूमत ने, उसके नीचे सबसे पहले वो खुद दबती हुई नजर आ रही है। और अगर KPK के अंदर इस किस्म का कोई भी इनिशिएटिव वो लेंगे और किसी पुराने खिदमतगार को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के लोगों को तोड़ के, जैसे अभी हो रहा है ना जी कि 3 लोग इधर आ गए, 4 लोग इधर आ गए, मतलब यह है कि आप अब जो 21वीं सदी शुरू हो चुकी हुई है, इसको आप धकेल के 20वीं सदी में लेके जाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, उनके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदेद कहेंगे। नाज़रीन, दहशतगर्दी की नई लहर एक बार फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, जिसके पीछे एक सोची समझी प्रॉक्सी गेम छुपी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी का किरदार अब किसी इल्ज़ाम का मोहताज नहीं रहा, बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ उसके गवाह बन चुके हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में हालिया कार्रवाई में पाक फ़ौज ने पाक अफ़गान बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करने वाले 30 दहशतगर्दों को मार गिराया। सब जानते हैं कि उनकी तरबियत,
साजो सामान और कमांड कहां से आ रही थी। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या भारत एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मई में 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ विक्ट्री हासिल की, क्या भारत उसका बदला पाकिस्तान के मासूम शहरियों की जान लेकर हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, लाखों अफगानियों की बुरे हालात में मेहमान नवाजी भी की। सवाल ये उठता है कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान के कंसर्न्स को दूर करने के लिए बातों से आगे क्यों नहीं बढ़ रही। दूसरी तरफ भारत पानी को भी बतौर एक हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दो टोक अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया और बताया कि पानी पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत ने इसे रोका तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। क्या ये महज सिफारती बयान है या एक संजीदा वार्निंग भी से कहा जा सकता है। अगर भारत पानी बंद करता है तो पाकिस्तान को सिफारती महाज के साथ साथ अस्करी तैयारी भी रखना होगी। दहशतगर्दी के इस चैलेंज और मोदी सरकार के जंगी जुनून का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को क्या कुछ करना होगा और इसके लिए सियासी हम आहंगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। मैं वेलकम करूंगी इस वक्त दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, मुझे तो ये पहले आप बताइए कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि 30 हमने ख्वारिज जो हैं उनको बदतरीन मौत दी है, लेकिन यहाँ पर कंसर्न्स हमारे सबसे ज़्यादा ये हैं कि इतनी काविशों और इतनी कोशिशों के बाद किस तरह से इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द दोबारा से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और अपनी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सरवत, बात यह है कि ये मार्के हक के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने पूरी कौम के साथ यकजा होकर हमने इंडिया को 4 घंटे में तकरीबन इतनी बड़ी फ़ौज को तुमने घुटने टेकने पर मजबूर किया, 6-7 जहाज पे गिरा दिए और दुनिया में उसको जग रसाई हुई, मुंह काला हो गया, आवाम की तरफ से उसको इतने जूते पड़े हैं। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गई है कि वो अपने आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कहते हैं कि ऑपरेशन संदूर अभी तक चल रहा है, कभी वो वाटर टेररिज्म जो आपने जिक्र किया उसकी बात करते हैं। और अब उन्होंने यही कोशिश की है कि एक और के जी हम ये जो हमारी प्रॉक्सीज हैं, एक फिर हिंदुस्तान जो BNA है उनको ट्रेन करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, दूसरा फिर ख्वारिज जो है और ये आइस फरसान ग्रुप उनको वजूद करें। और अभी कोशिश उन्होंने ये की कि इतने ज़्यादा लोगों को ला के ताकि अवाम को बताएं, अपने अवाम को बताएं और दुनिया को बताएं कि बहुत ज़्यादा ये हम तैयार हैं पाकिस्तान को प्रॉक्सीज के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। और पाकिस्तान ने फिर दोबारा मुंह तोड़ जवाब दिया। उनको हमें इंटेलिजेंस खबर मिल गई थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, पाकिस्तान में हमने इनको आने दिया, हमने एक जगह चेक कर ली, वहाँ एम्बुश लगा के बैठ गए और ऐसे एम्बुश लगाए कि जो अंदर आ गए थे ना वापस जा सके ना भाग सके। सो वी किल ऑल 30। इसके साथ जब देखा तो कितनी तादाद में धमाका खेज उनके साथ ये मवाद था, खुद कुछ चीज़ें भी थी, ख़ास तौर पे 9 और 10 मुहर्रम आ रहा है, उसके लिए ये तैयारी में थे कि खुदा ना खास्ता KPK में बहुत ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक बहुत प्रोफेशनल तरीके से और सोच समझ के इनको मारा गया और ऑपरेशन कामयाब हुआ विदाउट एनी लॉस। तो इस पेज से पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुहैया कर ली है, हमने मुझसे दहशतगर्दी खत्म करने। बट द इशू इज इंडिया। अब इंडिया को ये प्रॉब्लम है कि वो पाकिस्तान की जो जीत है और फतह है इसको वो बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करने से, इवन इस रीजन में करता करता खुद आइसोलेट हो गए। देखें, बांग्लादेश ने छोड़ दिया, ईरान भी इन्होंने कमर में छुरा घोंपा, जो इन्होंने वहाँ मुसाद के साथ रॉ ने मिलकर जो वहाँ पर उनके लीडर्स को मारा, साइंटिस्ट को मारा, अब वो इसको किक आउट कर रहे हैं वहाँ से इंडिया को। सो ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना और ये छोटे ममालिक श्रीलंका, नेपाल, उसके बाद ये मालदीव, ये मुल्क सारे ऑल आर टुगेदर इंडिया इज एक्चुअली पाकिस्तान एक रीजनल स्टेबलाइजर बन गया। ट्रम्प ने आपके सामने क्या जिक्र किया, फील्ड मार्शल को हमारी कितनी इज्जत बख्शी, फील्ड मार्शल जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपनी
पूरी फौज को लड़ाया। लेकिन सर एक सवाल जो है वो बड़ा कंसर्निंग है हम तमाम लोगों के लिए। हमने साल हर साल जो है अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी हमने मेज़बानी की है, हमने बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें वापस भी भेजा, जिसके हवाले से इत्तलात हैं कि चमन बॉर्डर के ज़रिए बेतहाशा लोग हैं जो गए और फिर दोबारा वापस आ गए। चंद रोज़ पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि जब से अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा बढ़ी। फिर हमने ये भी सुना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज भी ये चाह रही है कि इंगेजमेंट उनके साथ की जाए और ये जो दहशतगर्दी है इसकी रोकथाम की जाए। क्या वजह है कि वो बॉन्डिंग डेवलप नहीं हो पा रही, कि हम अफगानिस्तान को रोक नहीं पा रहे और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने दे रहा? क्या वजह है इसकी? अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली अबाउट 2-3 वीक्स बैक चाइना में अफगान फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया चाइना ने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे, डिटेल डिस्कशन हुई, हाथ मिलाए गए, कमिटमेंट की गए, वापस मिस्टर तकी वहाँ पर गए, वहाँ जाके उनके स्पोक पर्सन में पुलिस अकेडमी जब ट्रेनिंग पासिंग होती वहाँ का कि हमारे अमीर ने कहा कि पाकिस्तान में जो भी जाता है अफगान लोग जाके जहाद करते हैं वो हराम है, अलाउड नहीं है, ये अमीर जब तक अनाउंस न करे। बड़ी पॉजिटिव बातें की। नंबर 1 प्रॉब्लम ये कि अफगानिस्तान के अंदर पूरा होल्ड जो है ना वो अफगान इंटरनल गवर्नमेंट का नहीं, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं बनी हुई है। वहाँ पर आपके सामने वहाँ पर पश्तून भी हैं, उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारत भी हैं, लेकिन सिर्फ पश्तून की गवर्नमेंट है जो जिसकी वजह से ये भी प्रॉब्लम हो रही है। नंबर 2 बात ये कि वहाँ पर 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो जॉइंट नेशनल की रिपोर्ट भी है। अब पाकिस्तान उनसे क्या डिमांड करता है? हम तो एक ही बात कहते हैं, सिर्फ एक आपने कमिटमेंट दुआ में की थी कि अपनी सरजमीन आप किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको इंश्योर करें। हम हर चीज में सपोर्ट करते हैं, लॉजिस्टिक में गंदम देते हैं, चीनी देते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, दुनिया की जो चीज चाहिए हम अफगान ट्रांजिट में भी सब सपोर्ट करते हैं। अब ये देखना है कि ये अभी रशिया ने भी इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर लिए हैं। अब पाकिस्तान भी हम भी चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करें? आप टेररिज्म आपकी तरफ से हो रही है, आप उनको रोक नहीं सक रहे हैं। हम अगर आपको कहते हैं हम आपसे ताल्लुकात चाहते हैं, दुनिया कहेगी आप एक तो आपके मुल्क में टेररिज्म हो रहा है, आप बात करते हैं कि जब अफगानिस्तान टेररिज्म हो रहा है आप उनसे ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान से दूर चाइना वहाँ पर बहुत काम कर रहा है, चाइना उनको पैसा भी दे रहा है, माइन डेवलप कर रहा है। अभी चाइना ने उनको ये भी कहा कि हम CPEC जो है वो गवादर से बलूचिस्तान के हम अफगानिस्तान तक लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ा इंसाइटिव है जिसकी वजह से कि हम हम टेररिस्टों पर कंट्रोल करेंगे। सो अब चाइना को चाहिए कि वो अफगानिस्तान को पुश करे कि आप यहाँ से कम ये फारजियों को और इंडियन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करें, ताकि कम से कम अगर इनको पुश करें पाकिस्तान आए तो हम इनको खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर वहाँ पर हैं आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें कहीं पाकिस्तान को, हम टेक्नोलॉजी हैं, ड्रोन्स हैं, हमारे पास एक्सप्लोसिव्स हैं, हमारे पास बहुत तरीके हम इनको वहाँ पर इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन वन गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज कि ये इस वक्त कॉमेडी ऑफ नेशन में जाने के लिए आप ना एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बनाते हैं, ना वुमेन के आप एम्पावरमेंट करते हैं। 12 साल के बच्चों से उम्र ज़्यादा बड़ी बच्चियों को आप स्कूल कॉलेज नहीं जाने देते हैं, उनके हकूक़ आप करें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है करें, तब जाके ये आज़ाद चीज़ें। अदरवाइज इसी तरह चलता रहेगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगी। जब तक अफगानिस्तान पीसफुल नहीं होगा, हमारा CPEC नहीं बनेगा, गवादर पर ऑपरेशनलाइज नहीं होगा और हम यहाँ से इसको इकोनॉमिक तरक्की नहीं। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान को एक साथ कई महाजों का सामना है और इसमें गैर मामूली तदब्बुर का मुजाहरा करना पड़ेगा, फिर चाहे अपोजिशन हो या फिर हुकूमत, इनको एक साथ बैठना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।